नमस्कार साथियों, आज हम जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन भर्ती परीक्षा 23 दिसंबर 2012 के पेपर को हल करेंगे। यानी जो JMRC द्वारा 23 दिसंबर 2012 को मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन की परीक्षा जो भर्ती परीक्षा थी उसका पेपर लिया था, उसके प्रश्न हल करेंगे। तो अपना पहला प्रश्न है आज इस पेपर का, 1 किलोवाट इसके समकक्ष होता है। यानी प्रश्न है 1 किलोवाट इसके समकक्ष होता है, यानी 1 किलोवाट बराबर क्या होता है। देखो के शब्द जहाँ दिया हुआ होता है उसका आशय होता है 1000, यानी 1 किलोवाट दे रखा है, इसका आशय क्या हो गया 1000 वाट। यदि 1 किलो ओम दे दिया हुआ हो तो इसका आशय क्या हो जाता है 1000 ओम। यदि 1 किलोमीटर दिया हुआ हो तो इसका आशय क्या हो जाता है 1000 मीटर, यानी के का आशय होता है 1000। और यदि मेगा दे रखा हो यानी 1 मेगा वाट इस प्रकार से दे रखा हो, इसका आशय क्या हो जाता यानी 10 की घात 6 या 1 के आगे 6 टाइम 0 वाट। तो इस प्रकार से यानी के का आशय क्या हो गया 1000। तो 1 किलोवाट बराबर क्या होगा 1000 वाट। तो किस में है, यानी सी ऑप्शन इसका सी होगा, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। अगला क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर के लिए रेडियो रिसीवर में पावर एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है। उक्त एम्पलीफिकेशन में लिए किस प्रकार का एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है, यानी रेडियो रिसीवर में किस प्रकार का एम्पलीफायर प्रयोग किया जाता है। तो देखो क्लास ए एम्पलीफायर है, ये माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, प्ले हेड आदि में प्रयोग किया जाता है। और क्लास बी प्रकार का जो एम्पलीफायर है उसका उपयोग रेडियो रिसीवर में किया जाता है। तो इसमें रेडियो रिसीवर के बारे में ही पूछा है, तो रेडियो रिसीवर के अंदर क्लास बी प्रकार का एम्पलीफायर प्रयोग किया जाता है। अब देखो यदि इनकी दक्षता पूछ ले तो वो क्या होगी। ए प्रकार का जो एम्पलीफायर है इसकी दक्षता 20 से 35% होती है। बी प्रकार के एम्पलीफायर की दक्षता 50 से 60% होती है। सी प्रकार के एम्पलीफायर की दक्षता 70 से 75% होती है। और ए बी प्रकार के एम्पलीफायर की दक्षता 35 से 50% तक होती है। तो यदि दक्षता पूछ ले तो दक्षता भी हमें याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 100 एम्पियर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति वाली एक त्रिकला इंडक्शन मोटर है। यदि मोटर की उत्पादकता 70 HP और कार्य क्षमता 90% है तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा, इन्हें ज्ञात कीजिए। शक्ति गुणांक पूछा है तो किस प्रकार से निकालेंगे शक्ति गुणांक। देखो क्या दे रखा है प्रश्न के अंदर, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसकी धारा का मान 100 एम्पियर है, यानी यह मोटर धारा ले रही है IL बराबर है 100 एम्पियर। एक मोटर 100 एम्पियर धारा ले रही है, आपूर्ति वोल्टता 400 वोल्ट है, तो VL बराबर क्या हो जाएगा 400 वोल्ट, यानी IL 1000 एम्पियर, VL 400 वोल्ट। F है 50 हर्ट्ज, F बराबर क्या है 50 हर्ट्ज। 3 फेज इंडक्शन मोटर की उत्पादक शक्ति यानी BHP कितनी है इसकी, यानी ब्रेक अश्व शक्ति क्या है BHP बराबर है 70 HP। कार्य क्षमता 90%, यानी इफिशियंसी या दक्षता बराबर क्या है 90%। तो शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए, cos पाई बराबर क्या होगा ज्ञात करना है। अब देखो शक्ति गुणांक ज्ञात करना है तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। 3 फेज परिपथ में कुल यानी शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, P बराबर √3 VL इंटू IL इंटू cos पाई। या एक और भी सूत्र यानी VP और IP देते हैं तो उसमें किस प्रकार से रखते हैं सूत्र, यानी क्या सूत्र होता है P बराबर 3 VP इंटू IP इंटू cos पाई, ये सूत्र होता है। यानी VP IP दिया हुआ हो तो 3 इंटू VP इंटू IP इंटू cos पाई, और यदि VL और IL दिया हुआ हो
तो √3 VL इंटू IL इंटू cos पाई। तो अपना यही सूत्र हम, क्योंकि VL और IL दे रखा है तो यही सूत्र काम आएगा। तो P बराबर √3 VL इंटू IL इंटू cos पाई, यानी शक्ति गुणांक। अब देखो VL का मान दे रखा है, IL का मान दे रखा है, P का मान भी नहीं दे रखा है, शक्ति गुणांक का भी मान नहीं दे रखा है, यानी ये तो ज्ञात करना है। तो पहले P का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो BHP बराबर 70% है, दक्षता 90% है, तो हम IHP ज्ञात कर सकते हैं, यानी इसकी इनपुट अश्व शक्ति क्या होगी वो ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र क्या है, दक्षता बराबर होता है BHP बटा IHP इंटू 100, यानी दक्षता प्रतिशत में तो यहाँ इंटू 100। यदि IHP ज्ञात करना है तो IHP बराबर हो जाएगा BHP बट्टा दक्षता इंटू 100। BHP का मान क्या है 70, दक्षता का मान क्या है 90 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 700 बट्टा 9, और 700 में 9 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 77.77 HP, यानी 77.77 HP। ये क्या हो गई IHP। IHP बराबर कितना हो गया 77.77 HP। अब देखो यहाँ शक्ति किस में है, वाट में। यहाँ आई इनपुट पावर क्या है HP में, तो HP को पहले वाट में बदल लो। तो इसका वाट में, इसको वाट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इनपुट पावर बराबर क्या हो जाएगा, IP बराबर हो जाएगा IHP इंटू 735.5, क्योंकि 1 HP बराबर मीट्रिक प्रणाली के अंदर 735.5 वाट, और ब्रिटिश प्रणाली होती है तो 746 वाट होता है 1 HP बराबर। तो इनपुट पावर IP बराबर क्या हो जाएगा कि जो IHP है उसको 735.5 से गुणा करेंगे तो इनपुट अश्व शक्ति, सॉरी इनपुट शक्ति आ जाएगी। तो क्या होगा देखो, हल करके देख लो। इनपुट पावर IP बराबर BHP का मान क्या है 77.77 इंटू 735.5, और 77.77 को हम 735.5 से गुणा करते हैं तो आ रहा है, गुणा करके देख लेते हैं, यह आ रहा है 57,205 वाट, 57,205 वाट इनपुट पावर। तो IP बराबर क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 57,205 वाट, यानी 57,205 वाट इनपुट पावर हो जाएगा। अब हल कर लो, इस प्रश्न में मान रख दो। देखो शक्ति गुणांक ज्ञात करना है, PIP यानी ये आ गया, इन सभी का मान है, तो शक्ति गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र को पक्षांतरण कर लो, cos पाई बराबर हो जाएगा P बट्टा √3 VL IL, यही आएगा cos पाई बराबर P बट्टा √3 VL इंटू IL, सही है। देखो P का मान क्या है 57,205 बट्टा √3 का मान हो गया 1.732, VL का मान क्या हो गया 400, IL का मान क्या हो गया 100। तो अब इसको हल कर लो, इन तीनों को यानी गुणा करते हैं तो क्या आ रहा है, गुणा करते हैं देखो 69,280, तो ये तो हो गया 57,205, इनको गुणा कर रहे हैं तो 69,280, 69,280 सही है। अब इसमें इसका भाग लगाते हैं, 57,205 में 69,280 का, तो आ रहा है 0.82 समथिंग, और 0.825, तो क्या आ रहा है 0.825। अब देखो शक्ति गुणांक का मान क्या हो गया 0.825। ऑप्शन देखो किस में है, PF पे
का मान ये ए ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में 0.82, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.82। अगला क्वेश्चन है नियॉन टेस्टर किस काम के लिए होता है। जो नियॉन टेस्टर होता है वो किस काम के लिए होता है। देखो ऑप्शन देखो, मेन आपूर्ति को परीक्षण करने के लिए, सही है, इसके द्वारा मेन आपूर्ति का परीक्षण किया जाता है, यानी फेज की उपस्थिति दर्श की जांच करने के लिए नियॉन टेस्टर का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, पेज घुमाने के लिए। अब देखो ये कंफ्यूज में डालने के लिए डाला है पर्सन यानी ऑप्शन में, क्योंकि इस जो नियॉन टेस्ट होता है इसका आगे का हिस्सा पेज जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसकी भांति बना होता है, तो इसमें ये भी डाल दिया कि पेज घुमाने के लिए, तो जबकि पेज इसके द्वारा नहीं घुमाया जाता है, पेज को घुमाने के लिए पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। अवांछित सामग्री को हटाने के लिए, अवांछित सामग्री को हटाने के लिए चीजें यानी छेने का प्रयोग किया जाता है, स्पष्ट कार्य के लिए अलग। तो क्या हो गया, मेन आपूर्ति को परीक्षण करने के लिए, यानी नियॉन टेस्टर का काम मेन या मुख्य आपूर्ति की जांच करने के लिए किया जाता है, या फेज की उपस्थिति की जांच करने के लिए भी करते हैं, यानी के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, मेन आपूर्ति को परीक्षण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 0.5 HP मोटर प्राय इस तरीके से चालू की जाती है। देखो स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन देखो स्टार डेल्टा स्टार्टर से 3 HP से उच्च मान की वो मोटर को प्रयोग करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर या डायरेक्ट डेल्टा जो 3 HP से ज़्यादा मान की है, बड़ी मोटर है और डायरेक्ट डेल्टा संयोजित है, यानी डेल्टा संयोजित मोटर है, तो उसको हम प्रचलित करने में करते हैं। DOL ये 3 HP तक की मोटर को प्रचलित करने के लिए किया जाता है। 4 पॉइंट स्टार्टर या DC स्टंट या यौगिक मोटर को प्रचलन करने में प्रयोग करते हैं। तो 0.5 HP तक की मोटर के लिए हम DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा DOL स्टार्टर, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मोटर कंट्रोल परिपथ में आपको 5 माइक्रोफेरेड धारक क्षमता की जरूरत है, यानी हमें मोटर कंट्रोल परिपथ में 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस की आवश्यकता है, मगर सिर्फ 10 माइक्रोफेरेड का धारक उपलब्ध है। हमारे पास 10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर उपलब्ध है। 5 माइक्रोफेरेड का क्षमता धारक प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, यानी 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर किस प्रकार से बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखो यानी प्रश्न में दे रखा है कि हमारे पास 10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर है, संख्या नहीं है कितने भी हो सकते हैं, और 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर चाहिए, तो किस प्रकार से बनाएंगे 5 माइक्रोफेरेड। अब ऑप्शन ही देख लो, पहले में है 10 माइक्रोफेरेड को समांतर में जोड़कर, यानी जो 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र है इनको समांतर में जोड़ रहे हैं, तो कुल कैपेसिटेंस क्या होगा इस प्रकार से, यानी समांतर में जोड़कर। यदि 10 माइक्रोफेरेड का ये कैपेसिटर और 10 माइक्रोफेरेड का ये कैपेसिटर दोनों को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो CT बराबर होता है C1 + C2 + 3 4 5 जो भी है, तो इसका कुल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 10 + 10 = 20 माइक्रोफेरेड। अब हमें चाहिए 5 माइक्रोफेरेड, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो गया, यानी 10 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर को समांतर में नहीं जोड़ सकते, यानी जोड़ने पर कितना हो रहा है 20 माइक्रोफेरेड हो रहा है। दूसरा ऑप्शन देखो, 10 माइक्रोफेरेड के 2 संधारित्रों को श्रेणी में जोड़ने पर, यानी दोनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी एक 10 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है और दूसरा भी 10 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है, और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, 10 माइक्रोफेरेड और 10 माइक्रोफेरेड, तो CT बराबर क्या होगा। यदि श्रेणी क्रम में संधारित्र जोड़ रहे हैं तो कुल CT बराबर होता है CT बराबर 1/1/C1 + 1/C2, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/CT बराबर 1/C1 + 1/C2। और यदि यानी सभी कैपेसिटर समान मान के हैं, यानी सभी जो 2 लगाए हैं तो दोनों समान मान के हैं, या 3 है तो तीनों समान मान के हैं, तो कुल कैपेसिटेंस श्रेणी क्रम में कुल कैपेसिटेंस CT बराबर C/L
n होगा। यहाँ सी ए कैपेसिटर का मान, n कैपेसिटरों की संख्या। तो किसी सूत्र से हल कर लो, चाहे ये क्या आएगा। मान लो ये सूत्र लेकर हम हल करते हैं तो सी टी बराबर हो जाएगा, सी का मान क्या है 10 माइक्रोफेरेड, n क्या है 2, कितना हो रहा है 5 माइक्रोफेरेड। तो यही आवश्यक है, में 5 माइक्रोफेरेड ही आवश्यक है, यानी उत्तर इसमें यही पूछा है कि 5 माइक्रोफेरेड में रिक्वायर्ड है, 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र उपलब्ध है, किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या आ रहा है 5 माइक्रोफेरेड आ रहा है अपना। तो इन दोनों कैपेसिटरों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 माइक्रोफेरेड के जो संधारित्र उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में फ्लोरोसेंट लैंप सर्किट का एक हिस्सा दर्शाया गया है, इस भाग का नाम क्या है। यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट है, उस परिपथ का एक भाग दर्शाया गया है, उस सर्किट का एक भाग दर्शाया गया है। फ्लोरोसेंट लैंप के अंदर कुल कितने भाग होते हैं, यानी एक ट्यूब लाइट परिपथ में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है चौक। तो चौक का जो आरेख होता है वो किस प्रकार, यानी संकेत किस प्रकार का होता है, ये हो गया चौक। एक होता है ट्यूब, ट्यूब का जो संकेत होता है वो इस प्रकार का होता है। और एक होता है स्टार्टर, स्टार्टर का जो संकेत होता है वो इस प्रकार का होता है। ये स्टार्टर का संकेत है, कोई सा भी स्टार्टर हो, चाहे अब बाद में इसमें अलग अलग हो जाते हैं, यानी ड्यूएलर वो, बाकी केवल स्टार्टर पूछे तो ये है। अब इसमें स्टार्टर का आरेख दिया है, प्रतीक न देकर आरेख दिया है। तो अब देख लो इसमें जो आरेख दिया हुआ वो स्टार्टर का ही है, यानी आरेख दे दिया डायरेक्ट, प्रतीक न देकर आरेख दिया हुआ है इसके अंदर। तो ये किसका हो गया, यानी स्टार्टर का आरेख है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्टर। अगला प्रश्न है, 0.15 सेमी व्यास का 10 मीटर यूरेका तार का प्रतिरोध क्षमता 3.5 ओम है, इसकी विशिष्ट प्रतिरोधक क्षमता बताइए। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है कि कोई चालक है, यूरेका तार है, जिसका व्यास d बराबर 0.15 सेमी, 0.15 सेमी व्यास दे रखा है तथा 10 मीटर, इसका से क्या हो गया L बराबर है 10 मीटर। अब देखो ये सेमी में और ये मीटर में, और उत्तर है इसके ऑप्शनों में सेमी है तो इसको सेमी में बदले, यानी माइक्रो ओम सेमी में है तो इसको सेमी में बदल लेते हैं। 10 मीटर का सेमी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेमी, तो 10 मीटर बराबर 1000 सेमी। तो L बराबर हो गया 1000 सेमी। तार का प्रतिरोध क्षमता, यानी इसकी प्रतिरोधकता, इसका प्रतिरोध मान 3.5 ओम है, R बराबर 3.5 ओम है। इसका विशिष्ट प्रतिरोधक क्षमता बताइए, यानी इसका रो बराबर क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्ञात कीजिए। अब देखो किस प्रकार, अपना सूत्र क्या है कि यानी प्रतिरोध का नियम ही मान है। तो प्रतिरोध का नियम क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध कटाक्ष क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है, R इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी 1/A कटाक्ष क्षेत्रफल, तो कटाक्ष क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। और चालक की किस्म पर भी निर्भर करता है, यानी रो विशिष्ट प्रतिरोध, तो R समानुपाती रो। और इन तीनों से एक सूत्र बन रहा है, R बराबर L इंटू रो बट्टा एरिया। तो इन तीनों से एक ये सूत्र बना रहा है, और इसका अलग से मैंने प्रतिरोध का नियम नाम से वीडियो डाल रखा है, उसमें ये पूरी व्याख्या दे रखी है इनकी। तो अपना सूत्र क्या है, R बराबर L इंटू रो बट्टा एरिया। अब देखो रो ज्ञात करना है तो सूत्र क्या बन जाएगा, रो बराबर यानी विशिष्ट प्रतिरोध बराबर R इंटू एरिया बट्टा
आर इंटू एरिया बट्टा एल, यानी आर इंटू कट्टा क्षेत्रफल बट्टा एल यानी लंबाई, ये सूत्र बन जाएगा। अब देखो यहाँ कट्टा आर दे रखा है, ये रहा एल दे रखा है, जबकि कट्टा क्षेत्रफल यानी ए नहीं दे रखा है। तो पहले ए ज्ञात कर लेते हैं। कट्टा क्षेत्रफल बराबर, अब देखो व्यास दे रखा है, इसका से क्या है कि चालक गोल है, तो गोल का कट्टा क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, वृत्त का, यानी क्योंकि चालक वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ डी दे रखी है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम आर इसका ले तो यानी त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, डी बट्टा 2, और डी बट्टा 2 का से क्या हो गया 0.075 सेमी, यानी 0.15 बट्टा 2 का यही होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, पाई का मान कितना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान क्या हो गया 0.075 इंटू 0.075, ये हो गया इसका कट्टा क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हो गया 3.14 इंटू 0.075 इंटू 0.075। अब इसमें मान रख दो तो रो बराबर क्या हो जाएगा आर, आर है 3.5 इंटू एरिया, एरिया कट्टा क्षेत्रफल क्या हो रहा है 3.14 इंटू 0.075 इंटू 0.075 बट्टा एल, एल लंबाई, लंबाई क्या आ रही है 1000, ये भी सेमी में है, यानी ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर में, यानी वर्ग सेमी में कट्टा क्षेत्रफल है तो ये मान, ये लंबाई यानी ये कट्टा क्षेत्रफल भी वर्ग सेमी स्क्वायर में है और ये लंबाई भी सेमी में, एक ही मान इनका। अब देखो रो बराबर क्या हो जाएगा, इन सभी को गुणा करते हैं तो क्या आ रहा है, देखो 3.5 प्लस 3.14 प्लस 0.075 प्लस 0.075, इनका आ रहा है 0.0618, ऊपर को गुणा करते हैं तो ये आ रहा है बट्टा 1000। अब देखो रो बराबर क्या आ जाएगा, अब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 0.030, 1 2 और 3 और 1 4 0 6 1 8, 0.00 यानी 3 0 और 1 4 0 के 0 0 0 0 6 1 8, ये आ गया ओम सेमी। ऑप्शन में माइक्रोम सेमी दे रखा है तो 10 की घात -6, यानी ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, 1.8 माइक्रो ओम सेमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 618 माइक्रो ओम सेमी। अब ऑप्शन में देखो 660 300 यानी माइक्रो ओम सेमी, 330 माइक्रो ओम सेमी, 410 माइक्रो ओम सेमी, 220 माइक्रो ओम सेमी। अब ऑप्शन में ये है ही नहीं, जबकि ये विधि अपनी सही है एकदम। इसका से क्या है कि या तो प्रश्न में इन मानों में यानी ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई या जो पेपर बनाया उस समय कोई, यानी हो सकता है इसमें 3.5 मीटर की यानी 10 मीटर की जगह हो 100 मीटर हो, 100 मीटर होगा, या फिर कोई मान लो कोई किसी भी मान में कोई मिस्टेक है, जबकि वास्तव में यानी विधि यही रहेगी अपनी हल करने की। यदि ये प्रश्न जो ये मान दे रखा है तो बाद में इसका आंसर ये आएगा। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों में कौन सा उपकरण समाप्ति के लिए प्रयोग करते हैं? यानी कोई भी चालक है उसका अंतक है तो वहाँ कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? यानी कोई चालक है उसका अंतक है, मान लो ये चालक है इसको अंत यहीं कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करेंगे? अब देखो ऑप्शन देखो, पेचकस, पेचकस को हम स्क्रू कसने के लिए काम में लेते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर, अब कॉम्बिनेशन प्लायर के 3 प्रयोग है, छोटे चालकों को जकड़ने, पकड़ने और काटने के लिए करते हैं। अब इसके आगे देखो तार काटने, तार काटने का आशय क्या हो गया कि व्यास कटिंग प्लायर यानी साइड कटिंग प्लायर। तो अब ये तार कटिंग, तार काटना दे दिया, तो अब कॉम्बिनेशन प्लायर का यानी समाप्ति के लिए पूछा है।
कर सकते हैं समाप्ति के लिए प्रयोग कॉम्बिनेशन प्लायर का, यदि तार काटना ना दिया होता तो। अब तार काटना यानी साइड कटिंग प्लायर या व्यास कटिंग प्लायर का यानी ऑप्शन आ गया इसमें तार काटने, यानी तार काटने का आशय हो गया साइड व्यास कटिंग प्लायर, तो बाद में ये तार काटना राइट होगा, यानी समाप्ति या अंत के लिए हम तार को काटेंगे, यानी जो काटने वाली युक्ति है वही समाप्ति वाला उपकरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी तार काटने। अगला क्वेश्चन है N1 व N2 ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक चक्र है। ट्रांसफार्मर का अनुपात इस प्रकार दर्शाया जाता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फेरा अनुपात किस प्रकार ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यानी किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक लपेटन व प्राथमिक लपेटन का अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी फेरा अनुपात कहलाता है, इसका प्रतीक क्या होता है। तो क्या दे रखा है कि ट्रांसफार्मर का अनुपात यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किस प्रकार से दर्शाया जाता है, तो द्वितीयक लपेटन बट्टा प्राथमिक लपेटन का अनुपात क्या होता है, तो के बराबर क्या होता है N2 बट्टा N1। अब देखो किस ऑप्शन में N2 बट्टा N1, बी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी N2 बट्टा N1। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल उपकरण मशीन के फ्रेम को अर्थ किए जाने की ज़रूरत है क्योंकि, यानी कोई भी उपकरण है उसकी यानी मशीन या उपकरण है उसकी फ्रेम को अर्थ किया जाना आवश्यक है, क्यों करते हैं। ऑप्शन देखो, शून्य के आसपास तक इसमें एक जैसी संभावना रहती है, यानी इसका विभव शून्य के आसपास हो जाए, सही है। 100 वोल्ट पर इसमें असमान संभावना रहती है, यानी यह कह रहा है कि इस पर ये 100 वोल्ट ही रहे, यानी जो बॉडी में जो आपूर्ति वोल्टता है वो 100 रहे, ये गलत है। ये 200 वोल्ट की विद्युत संचालन उपलब्ध कराता है, नहीं। ये 5 एम्पीयर का करंट उपलब्ध कराता है, ये भी नहीं, यानी गलत है। तो यानी अर्थ क्यों किया जाता है फ्रेम को या बॉडी को या मशीन की कहा या उसको यानी अर्थ करने से उसकी जो बॉडी की जो विभव है वो लगभग शून्य हो जाए, तो शून्य के आसपास तक उसमें एक जैसी संभावना रहती है, तो राइट आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है घरेलू उपकरणों में कम से कम निम्न वाट की खपत होती है। अब देखो घरेलू उपकरण अब अलग अलग वाट के होते हैं, 300 वाट के भी होते हैं, 750 वाट के भी होते हैं और 1500 वाट के भी होते हैं, जबकि इन्होंने JMRC ने क्या राइट माना है, इसका 1500 वाट माना है। अब यदि यहाँ पावर उपकरण दिया होता है, नहीं घरेलू पावर उपकरणों में कम से कम निम्न वाट खपत होती है, तो 1500 वाट सही है, यानी क्यों पावर उपकरण का नाम देता, तो क्योंकि पावर उपकरण 1000 वाट या इससे ऊपर के ही रहते हैं, जबकि इसमें 300 वाट भी हो सकते हैं, 750 वाट भी हो सकते हैं, 1500 वाट भी हो सकते हैं, 4500 वाट के नहीं मिलते हैं घरेलू उपकरण, तो ये सही है। तो यानी ये प्रश्न होना चाहिए घरेलू पावर उपकरणों में कम से कम निम्न वाट खपत होती है, तो फिर 1500 वाट राइट होता है इसका, जबकि इन्होंने डायरेक्ट सीधा ही पूछ लिया और बाद में राइट माना है इसका 1500 वाट। अगला क्वेश्चन है बस बार का प्रयोग इनके लिए किया जाता है। बस बार का प्रयोग उच्च धारा प्रवाह के लिए किया जाता है, यानी अधिक धारा वितरण के लिए करते हैं। तो ऑप्शन देखो, अधिक धारा वितरण, अधिक ऊर्जा वितरण, अधिक विद्युत संचालन वितरण, तारों को चिनगारी और नष्ट होने से बचाने के लिए। तो वास्तव में किस लिए प्रयोग करते हैं, अधिक धारा वितरण के लिए बस बार का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है तार का गेज एस से जांचा जाता है, यानी तार का गेज जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखो मल्टीमीटर एवं तार गेज, मल्टीमीटर से प्रतिरोध मापते हैं, तार गेज से गेज माप सकते हैं, तार गेज से गेज मापते हैं। तो मल्टीमीटर एवं तार गेज तो दोनों दे दिया, तो मल्टीमीटर से नहीं माप सकते। ओम मीटर एवं पेच गेज, अब पेच गेज से तो गेज माप सकते हैं तार का, परंतु ओम मीटर से प्रतिरोध मापते हैं। अगला है तार गेज व पेच गेज, तार गेज और पेच गेज, ये सही है, तार गेज से भी गेज माप सकते हैं और पेच गेज से भी गेज माप सकते हैं। एमीटर और तार गेज, अब एमीटर से धारा मापते हैं और तार गेज से गेज मापते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, तार गेज व पेच गेज, इनके द्वारा तार का गेज मापा जा सकता है, तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर का आरंभिक घूर्ण बल इस प्रकार बढ़ाया जाता है, यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क किस प्रकार से बढ़ाया जाता है। ऑप्शन देखो, रोटर प्रतिरोध बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है, यानी रोटर का प्रतिरोध बढ़ाने से टॉर्क बढ़ जाता है, क्योंकि टॉर्क समानुपाती होता है रोटर प्रतिरोध।
और रोटर का प्रतिरोध बढ़ने से टॉर्क भी बढ़ जाता है, तो सही है। रोटर रिएक्टेंस बढ़ाकर नहीं, स्टेटर प्रतिरोध बढ़ाकर नहीं, स्टेटर रिएक्टेंस बढ़ाकर नहीं, यानी स्टेटर से इस टॉर्क में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी स्टेटर प्रतिरोध और रिएक्टेंस से। तो राइट आंसर क्या हो गया, रोटर प्रतिरोध बढ़ाकर। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, रोटर प्रतिरोध बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन है, अर्थ की न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता होनी चाहिए, यानी अर्थ का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। अर्थ का प्रतिरोध अधिकतम 8 ओम तक हो सकता है या 8 ओम से कम ही होना चाहिए, यानी सामान्यतः 1 ओम होना चाहिए, जबकि अधिकतम 8 ओम तो अधिकतम कंडीशन है इसकी। तो अर्थ का प्रतिरोध सामान्यतः 1 ओम होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है, 5 ओम के बराबर या इससे कम, दूसरे में दे रखा है 50 ओम, तीसरे में दे रखा है 5 मेगा ओम, चौथे में दे रखा है अनंत। तो राइट क्या हो जाएगा, 5 ओम या इससे कम, यानी ए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी 5 ओम या इससे कम, यानी बराबर या कम दे रखा है ना। प्रतीक किस प्रकार का दे रखा है, बराबर और इससे, यानी अधिकतम 5 ओम, तो बराबर और अधिकतम 5, अधिकतम की तरफ कर रखा है 5 को, तो यानी 5 ओम अधिकतम है या बराबर 5 ओम तक या इससे कम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा क्या होती है। देखो, दो है सिद्धांत, एक तो धारा प्रवाह का सिद्धांत और एक इलेक्ट्रॉन प्रवाह का सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन प्रवाह का सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आयन से धन आयन की तरफ प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह का सिद्धांत क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आयन से धन आयन की तरफ प्रवाहित होते हैं, या निम्न मान से उच्च मान की तरफ प्रवाहित होते हैं, या शून्य मान से उच्च यानी धन मान की तरफ आकर्षित होते हैं या प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह का सिद्धांत तो ये है। तो जबकि धारा प्रवाह का पूछ ले, तो धारा प्रवाह का सिद्धांत क्या है कि धारा का प्रवाह है उच्च मान से निम्न मान की तरफ होता है, या धन आयन से ऋण आयन की तरफ होता है, या धन दिशा से ऋण दिशा की तरफ होता है। तो धारा प्रवाह का पूछ ले कि धारा प्रवाह का सिद्धांत क्या है, तो धारा उच्च मान से निम्न मान की तरफ प्रवाहित होती है, या धन से शून्य की तरफ प्रवाहित होती है, या धन से ऋण की तरफ प्रवाहित होती है, या शून्य से ऋण की तरफ प्रवाहित होती है, ये भी सही है। तो धारा प्रवाह की दिशा धन आयन से ऋण आयन की तरफ होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा ऋण आयन से धन आयन एकदम विपरीत होती है। तो ऋण आयन से धन आयन या ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होती है। तो ऑप्शन में देखो क्या है, ए ऑप्शन में नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जाते हैं, यानी ऋण से धन या नकारात्मक या से सकारात्मक, सही है। दूसरा हो गया सकारात्मक से नकारात्मक, नहीं ये गलत है। सकारात्मक की ओर नकारात्मक की ओर, ये अधूरा प्रश्न, यानी श्योर डी अधूरा दे दिया, सकारात्मक के ये और नकारात्मक की तरफ, यानी ये अधूरा ही दे रखा है इसमें ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, नकारात्मक से सकारात्मक की ओर। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मिक्सर में इस प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती है, यानी जो घरेलू मिक्सी है या मिक्सर है, इसके अंदर यूनिवर्सल मोटर कह सकते हैं, या सार्वत्रिक मोटर कह सकते हैं, या ऐसी श्रेणी मोटर कह सकते हैं, तो ये प्रयोग की जाती है। तो ये मिक्सर के अंदर ऐसी श्रेणी या सार्वत्रिक या यूनिवर्सल हम कह सकते हैं, यानी एक ही मोटर इसके अलग अलग नाम है, तो यूनिवर्सल मोटर प्रयोग करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन है, 300 वोल्ट के उत्पादित भार सहित ट्रांसफार्मर की शक्ति की कार्य क्षमता 82% है, तो इसकी उत्पादित वोल्टता होगी। यानी कोई ट्रांसफार्मर है जो भार पर 300 वोल्ट दे रहा है, यानी कोई ट्रांसफार्मर है जो भार पर 300 वोल्ट दे रहा है, यानी इसे हम आउटपुट वोल्ट कह सकते हैं। यानी आउटपुट वोल्ट बराबर कह रहा है कि 300 वोल्ट है, यानी बाहर पर 300 वोल्ट। दक्षता 82% है, एफिशिएंसी है 82% है। तो इसके द्वारा उत्पादित वोल्टता, यानी इसके जो सेकेंडरी में जनरेट वोल्टेज है उसका मान क्या होगा, यानी उत्पादित वोल्टता, या सेकेंडरी के अंदर इनपुट वोल्ट भी कह सकते हैं। इनपुट वोल्ट क्या होगा ज्ञात करना है। तो देखो, दक्षता बराबर क्या होता है, सूत्र क्या है, दक्षता बराबर होता है आउटपुट बट्टा
इनपुट, और यदि प्रतिशत में दे रखा है तो इंटू 100। अब यदि आउटपुट क्या है, वोल्ट है तो वोल्ट, धारा है तो धारा, पा शक्ति है तो शक्ति, तो आउटपुट, अब देखो वोल्ट है तो OV बट्टा IV, यानी आउटपुट वोल्ट बट्टा इनपुट वोल्ट इंटू 100। तो दक्षता बराबर आउटपुट वोल्ट क्या है, सॉरी IV ज्ञात करना है, इनपुट वोल्ट, तो IV बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट कितना है 300 बट्टा ये आ जाएगा पक्षांश, दक्षता बट्टे में चली जाएगी तो 82 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300 यानी 30,000 बट्टा 82। अब 30,000 में 82 का भाग लगाएंगे तो क्या आ रहा है 365.8, 365.8। अब देखो ऑप्शन में देखो किस में है 365.8, ए ऑप्शन में देखो 365.5 है, तो लगभग ये क्या होगी 365.5 यानी 8 या 5, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए 365.5 वोल्ट। आगे देखो दर्शित प्रतीक किसका द्योतक है, यानी जो आरेख दर्शाया गया है, BIS प्रतीक दर्शाया गया है, ये किसका है। अब देखो कौन कौन से प्रतीक है देख लेते हैं सभी को। पहला दे रखा है फ्यूज, फ्यूज का प्रतीक क्या होता है, फ्यूज का होता है, यानी एक तो प्रतीक इस प्रकार का होता है फ्यूज का, ये भी फ्यूज का है और ये भी फ्यूज का है, ये तो हो गया फ्यूज का। सॉकेट, सॉकेट का प्रतीक होता है इस प्रकार का। प्लग, प्लग का होता है इस प्रकार का, ये हो गया प्लग का। रिले, रिले का होता है इस प्रकार का प्रतीक, ये हो गया रिले। तो इसमें कौन सा हो जाएगा फ्यूज का, यानी ये प्रतीक है ये फ्यूज का, यानी इस प्रकार दिया होता है वो भी फ्यूज होता है, ये भी फ्यूज है। सॉकेट का इस प्रकार का होता है, प्लग का इस प्रकार का होता है और रिले का इस प्रकार का। कई बार प्लग और सॉकेट दोनों साथ में पूछ लेते हैं, प्लग और सॉकेट यदि साथ में पूछ लेते तो इस प्रकार का होता है प्लग और सॉकेट का। ये प्लग और सॉकेट यदि दोनों एक साथ पूछ ले कि प्लग और सॉकेट कौन सा होता है तो ये प्लग और सॉकेट का होता है, जबकि इसमें ये पूछा है तो ये किसका हो जाएगा फ्यूज का। तो ये कुछ प्रश्न थे, शेष प्रश्न अगले वीडियो में रहेंगे। ठीक है दोस्तों।